तुम्हारा शरीर अपनी बीमारी खुद ठीक कर देगा। आज की बौद्ध कहानी में शरीर को बिना किसी दवाई के कैसे ठीक किया जाए, यह बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। जो इंसान अपनी गाड़ी की सर्विस करना नहीं भूलता, अपने घर की साफ सफाई करना भी नहीं भूलता, यहां तक कि अपने जूतों तक की सफाई करना भी नहीं भूलता, लेकिन वो अपने शरीर की सफाई कब करता है? आप सोच रहे होंगे, हम नहाते तो रोज हैं, तो सफाई तो हो ही जाती है। मैं बाहर की सफाई की बात नहीं कर रहा, मैं भीतर की सफाई की बात कर रहा हूं। पेट की सफाई की बात कर रहा हूं, वही पेट जिसे आयुर्वेद में लिखा गया है कि 99% बीमारियां पेट से पैदा होती है। मित्रों, चलिए पहले ये समझ लेते हैं हमारे पेट से बीमारियां पैदा कैसे होती हैं, और फिर तभी हम समझ पाएंगे कि उस पेट को साफ कैसे करना है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो अपनी बीमारियों के कारण दुखी रहते हैं, डॉक्टरों के पास घूमते रहते हैं, और फिर उनका जीवन दवाइयों के सहारे चलने लगता है। और ये भी हकीकत है कि उन दवाइयों से उन्हें कुछ देर के लिए तो आराम हो जाता है, लेकिन उस बीमारी की जड़ कभी नहीं जाती। और जैसे ही वो दवाई लेना छोड़ देते हैं तो दर्द फिर से उन्हें परेशान करने लग जाता है। कितने ही लोग आपने देखे होंगे, और वास्तविकता में तो आपके परिवार में भी ऐसे कई लोग होंगे। किसी के हाथ में दर्द होता है, किसी के घुटनों में दर्द होता है, किसी के पैर में दर्द होता है, किसी को डायबिटीज है, किसी का लिवर खराब है, किसी को पथरी है। लेकिन समझने की बात यह है कि जिस तरह एक बीज से एक पेड़ बनता है, उसी तरह हमारे पेट में जमा गंदगी से ही सारी बीमारियों का जन्म होता है। यह तो हम सभी जानते हैं। फलों और कच्ची सब्जियों को पचने में तकरीबन 2-3 घंटे लगते हैं। वहीं पर अगर हम अनाज की बात करें, जैसे गेहूं या फिर कोई और अनाज, तो उसको पचने में 5-6 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मांस, मछली या नॉन वेज की, तो उसको पचने में 15-20 घंटे लगते हैं। अब जो हम खाते हैं वह किस तरह गंदगी के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है, इसे बड़े ध्यान से समझना। ये समझोगे तभी समझ पाओगे कि गंदगी को बाहर कैसे निकालना है। इसे मैं आसान तरीके से उदाहरण के रूप में समझाता हूं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी लेकर अपने घर से जाते हैं। रास्ते में गाड़ी सड़क पर चलती है, और कुछ दूर सड़क पर चलने के बाद सामने कीचड़ आ जाता है। अब जब कीचड़ में से गाड़ी निकलेगी तो उसके टायर पर भी कीचड़ लगेगा, उसका टायर गंदा होगा। अब वो कीचड़ कुछ दूर बाद खत्म हो गया और आप फिर से सड़क पर आ गए। अब फिर से जब गाड़ी सड़क पर चलने लगी तो हो सकता है कि उसका कीचड़ हट जाए, लेकिन कीचड़ पूरी तरह से साफ नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा। अगर आप और किसी चीज से साफ करेंगे तो वो ऊपर से ही साफ होगा, क्योंकि टायर पर जब हम देखते हैं तो उसमें लेयर्स बनी होती है, उसमें एक स्पेस बना होता है, यानी एक जगह बनी होती है जिसमें मिट्टी फंसी होती है। कीचड़ भी उसी में फंसा रहता है, तो ऊपर से साफ करने पर वो ऊपर ऊपर साफ होता है। उस टायर को पूरी तरह से साफ करने के लिए तेज प्रेशर के पानी डालना होगा, तब उस बीच वाले स्पेस से वो मिट्टी बाहर निकल कर आएगी। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर से उसमें पानी नहीं मारते हैं तो वो मिट्टी उसमें सालों सालों तक उसमें फंसी रहती है और टायर यूं ही चलता रहता है। उसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो पहले तो वो खाना हमारे मुंह में आता है, हम उसे चबाते हैं, फिर वो हमारे पेट में पहुंचता है, जहां पर हमारी इंटेस्टाइन उसमें से रस लेती है, जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उन्हें खींच लेती है और उसको छोटे इंटेस्टाइन में भेज देती है, जहां से वो अपने रास्ते से बाहर आ जाता है। लेकिन हर प्रकार के खाने को पचने में अलग अलग समय लगता है, ये तो हमने सीख लिया। लेकिन इससे पहले कि वो खाना पच पाता, हमारी इंटेस्टाइन उसमें से जरूरी न्यूट्रिशन निकाल पाती। उससे पहले ही हम कुछ और खा लेते हैं। अब वो भी तो पेट में जाएगा, जो खाना हमने अभी खाया वो भी अब इसी रास्ते से उसी जगह जाएगा। अब जो खाना पहले से ही हमारे पेट में पड़ा हुआ है, जो पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, अभी तक पचा भी नहीं है, उस पर प्रेशर लगेगा जो खाना हमने अभी खाया है उसका, क्योंकि वह भी तो उसी रास्ते से आगे जाने वाला है। लेकिन आगे तो जाम लगा पड़ा है। जब यह खाना धक्का मारेगा तब वह पुराना खाना बिना पूरी तरह पचे हुए आगे निकल जाएगा। लेकिन जब यह बिना पूरी तरह से पचा हुआ खाना आगे निकल जाता है, तब यह पीछे छोड़ जाता है बैक्टीरिया के भंडार को। बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो पीछे छोड़ जाते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टीन्स यानी कि हमारे पेट की, हमारे स्टमक की जो इनर वॉल्स होती है, उनसे चिपक जाते हैं। उसी तरह जैसे वो कीचड़ उस गाड़ी के पहिए पर लगा था, ठीक उसी प्रकार अब हमारी इंटेस्टाइन तो खाने से न्यूट्रिशन खींचने के लिए बनी है। तो जब हमारा इंटेस्टाइन खाने से
न्यूट्रिशन शरीर के दूसरे अंगों में उन्हें पहुंचाती है। तो उन न्यूट्रिशनाइज के साथ ये बैक्टीरियाज जो पहले से ही हमारे इंटेस्ट से चिपके हुए थे, ये भी खून के साथ अलग अलग अंगों में पहुंच जाते हैं। जब ये बैक्टीरिया वाला खून हमारे शरीर के अलग अलग अंगों पर पहुंचता है तो अलग अलग प्रकार की बीमारी पैदा होती है। जैसे जब ये लिवर में पहुंचेगा तो वहां पर पथरीली बनने के चांसेस रहेंगे। जब ये दिल के पास पहुंचेगा तो दिल का दौरा पड़ने के चांसेस रहेंगे। और जब ये मस्तिष्क में पहुंचेगा तो ये दिमाग की बीमारी पैदा कर देगा। और इसी प्रकार जहां भी यह पहुंचेगा, जोड़ों में पहुंचेगा तो जोड़ों का दर्द पैदा करेगा। तो इसीलिए समय समय पर हमें अपने पेट की सफाई करते रहनी चाहिए ताकि हमारे इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरियाज जमा ना होने पाए। चलिए, मैं आपसे पूछता हूं कि घर की सफाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? कॉमन सेंस की बात है कि अगर हमें अपने कमरे की सफाई करनी है तो हमें कमरे को खाली करना होगा। अगर फर्श साफ करनी है तो फर्नीचर को बाहर निकालना पड़ेगा। उसी तरह से हमें भी अपने पेट की सफाई करने के लिए ऐसे ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम अपनी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपने पेट को साफ करना होगा। जहां से सारी बॉडी में बैक्टीरिया सप्लाई हो रहे हैं, तो इसका सबसे अच्छा, सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है व्रत करना। फास्टिंग करना चालू करिए। फास्टिंग करने से हमारा पेट खाली होगा और जब हमारा पेट खाली होगा तभी तो हम उसकी सफाई कर पाएंगे। अब देखिए, फास्टिंग करना कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत कठिन होता भी है। जो लोग फास्टिंग कर सकते हैं वो फास्टिंग करें, हफ्ते में किसी दिन कर ले या महीने में कर लें। और फास्टिंग करें तो पानी, जूस या फिर कोई फल इत्यादि ही खाएं, क्योंकि तभी तो वो फास्टिंग होगी। और जिन लोगों को ये कठिन लगता है कि वो भूखे नहीं रह सकते, फलों से उनका पेट नहीं बढ़ता है, तो ऐसे लोग हल्का खाना खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी। जब आप इस तरह का कोई व्रत करते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पेट तो खाली ही रहेगा। और जब आपकी बॉडी को विटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स चाहिए होंगे तो वो आपके इंटेस्टाइन के पास इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि आगे न्यूट्रिएंट चाहिए, हमें जल्दी से दो। और इंटेस्टाइन के पास तो कुछ है ही नहीं, वह देगा क्या? तो जो बैक्टीरिया इंटेस्टिन पर पहले से चिपके होते हैं, खून उन्हीं को लेकर उन अंगों के पास पहुंच जाता है। और इस तरीके से वो इंटेस्टाइन यानी कि हमारे पेट की वो इनर वॉल्स साफ हो जाती हैं, उन पर से बैक्टीरिया हट जाता है। तो अपने खून में से वो बैक्टीरिया निकालने के लिए आपको पसीने निकालने चाहिए। आप जितने पसीने निकालेंगे उतना ही आपका खून डिटेक्शन होता जाएगा। जो हमारे स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पसीना बाहर आता है, तो उस पसीने के साथ जो हमारे खून में अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं वह भी बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक बात सच बताना, आप में से बहुत सारे लोग सोचते तो होंगे कि कल से हम अच्छा रूटीन बनाएंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और अपने शरीर का ख्याल रखेंगे। लेकिन अगली सुबह आते ही आप भूल जाते हो, फिर से वही रूटीन, फिर से लेट उठना, फिर से ऑफिस में जाना और फिर से आकर उसी तरह से रात में लेट सोना। देखिए, इसमें गलती इंसान की नहीं होती, इंसान का रूटीन ही ऐसा हो गया है। वह कभी रात की ड्यूटी करता है तो कभी दिन की ड्यूटी करता है, तो इस तरीके से उसका कोई रूटीन फिक्स हो ही नहीं पाता और वह अंदर ही अंदर अपने मन में निराश होता। तो तुम्हें ऐसे तरीके मिल जाएंगे। इसके लिए हमें जापान के लोगों से सीखना चाहिए। जापान के लोगों का भी स्केड्यूल इसी तरह बिजी रहता है, उन्हें टाइम मिल ही नहीं पाता कि वह एक्सरसाइज करें। उस देश में भी ज्यादातर लोगों को टाइम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या फिर खुद की कार से ट्रैवल करते हैं, ज्यादा दूर नहीं। लेकिन छोटी जगहों पर कुछ दूर जाने के लिए वहां तो हम साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारी थाई में जो पेल्विक मसल्स होती हैं उन पर बहुत अच्छा काम होता है। साथ में हमारा पसीना भी निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है। और इसके साथ ही कोई पोल्यूशन भी नहीं होता, तो प्र या फिर उन पर कोई रोक न लग जाए, इसीलिए उन पर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और जब हम फल, उन और सब्जियों को खाते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो उन पेस्टिसाइड्स की वजह है उनका पेट अच्छे से साफ ही नहीं होता। इसकी वजह से वह पूरे दिन परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ खाने का मन नहीं करता, भूख नहीं लगती। तो उन लोगों के लिए ट्राइफ्लाचुरन सबसे अपरण एक बहुत अच्छा एंटीबैक्टीरियल होता है। जिस दिन आप सुबह सुबह नींबू पानी नहीं पीने वाले, उस दिन आप त्रिफला का सेवन करें। एक छोटी चम्मच अच्छे से गुनगुने पानी में मिलाकर पी जाओ। उसके बाद देखना क्या कमाल होता है। खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, सुबह पेट इतने अच्छे से खाली होगा कि पूरा दिन हल्का हल्का महसूस करोगे। और इसे भी रोज लेने की जरूरत नहीं है।
वही एक हफ्ता आपने नींबू का पानी ले लिया, फिर किसी दूसरे हफ्ते आपने त्रिफला चूर्ण का सेवन कर लिया। इस तरीके से इनका इस्तेमाल करना है। कहीं पता चले कि आप नींबू पानी भी पी रहे हैं और साथ में त्रिफला चूर्ण का भी सेवन कर रहे हैं। ऐसा मत करना। एक राज की बात बताता हूं, जो लोग अल्कोहल ज्यादा पीते हैं उसकी वजह खाना करना या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके तभी लेना। एक और बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी को डिटॉक्स करने का, और वह है कि खाने से पहले फ्रूट्स या फिर सैलेड खा लो अच्छे से पेट भर के। उससे क्या होता है, फलों में और सलाद में खाना हमेशा 80% के लगभग ही खाना चाहिए। 20% जगह पेट में खाली रहनी चाहिए। ये सारे तरीके आपकी बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्स कर देंगे। इनमें से कुछ तरीके थोड़े आसान हैं तो कुछ तरीके थोड़े कठिन हैं। आयुर्वेद के बहुत ज्ञानी गुरु सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे कि बच्चों, आप सभी एक बात समझ लीजिए कि आपका स्वास्थ्य का आधार कोई औषधि नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसको आपने खा ली और अब आप स्वस्थ हो जाएं। आपके स्वास्थ्य का आधार होते हैं स्वास्थ्य के नियम। अगर आपने उन नियमों को समझ लिया तो निश्चित रूप से आपका हर एक दिन रोगों से मुक्त होगा, ऊर्जा से भरा हुआ होगा। आप प्रतिदिन अच्छा अनुभव करेंगे, जीवन भर स्वस्थ। इसलिए इन नियमों को समझना अनिवार्य हो जाता है। हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने इन नियमों को समझा और अपनाया तो उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज वैसा बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आज रोग मुक्त जीवन नहीं प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन इन नियमों को समझ करके ही वो संभव है। बच्चों, आपके शरीर के 3 आधार स्तंभ होते हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। एक स्वस्थ व्यक्ति को अगर 21 दिन तक नहीं मिलता है तो वो जीवित रह सकता है। ब्रह्मचर्य का पालन कोई व्यक्ति नहीं करता है तो धीरे धीरे उसके प्रभाव उसके शरीर पर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप 2 दिन ठीक तरीके से नहीं सोते हैं तो तीसरे दिन आपके शरीर का हर एक अंग बताएगा कि मुझे नींद की आवश्यकता है। आपकी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों ही बिगड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि नींद कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। नींद आपके शरीर की सुधार प्रक्रिया है। अगर नींद नहीं मिलती है तो पूरा शरीर इससे प्रभावित हो जाता है। अब आप ध्यान से समझिए कि क्या वो कारण हैं जो इस सुधार प्रक्रिया को आपकी बिगाड़ते हैं और आपके शरीर में गंदगी रुकनी शुरू हो जाती है। आपको मानसिक तनाव होना शुरू हो जाता है, पाचन से संबंधित समस्याएं और अनेक शारीरिक समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत कहा गया है, इस सुबह का आहार आपका भारी हो सकता है क्योंकि रात भर की आवश्यकता है शरीर की। अब आपका शरीर खाली है। अगर सुबह का आहार भारी और पौष्टिक है तो वो अच्छा होगा क्योंकि वो आपके शरीर में लगेगा। दोपहर का आपका आहार सामान्य होना। रेस्टोरेंट में रात के 11 बजे 12 बजे भी भीड़ लगी हुई होती है। लोग खा रहे होते हैं और खा भी क्या रहे होते हैं, बहुत भारी भोजन जो कि बिल्कुल सात्विक नहीं है और जो कि पचने में सहज नहीं है, जिसे पचने में घंटे घंटे का समय लगेगा, जो कि रात भर उनके पेट में पड़ा रहेगा, सड़ता रहेगा और उनकी नींद को खराब करता रहेगा। सिद्धांत हमारा यह है कि अगर आपको आरोग्य चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, तो आपको सूर्य की शरण में जाना चाहिए। सूर्य के शरण में जाने का अर्थ है कि सूर्य के अनुसार चलना पड़ेगा। जब सूर्य उदय होता है तो आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल सिक्रीशन बढ़नी शुरू हो जाते हैं। शरीर को अब रात्रि में काम करना होता है। शरीर की सुधार प्रक्रिया पर बहुत सारी टॉक्सिन को खत्म करने, आपके शरीर को एक ऊर्जा से भरने के लिए, आपकी मसल्स की जो टूट फूट होती है उसकी रिपेयरिंग के लिए काम करना होता है। लेकिन अगर आप भारी भोजन करके सोते हैं तो भोजन को पचाने में अब शरीर की ऊर्जा लग जाती है और यह सुधार प्रक्रिया बिगड़ जाती है। साथ ही साथ जब आप भारी भोजन करके सोते हैं तो इससे शरीर में सड़न बढ़ती है और मानसिकता बढ़ती है, तो आपको नींद अच्छी आ नहीं सकती। जब आप बार बार उठते रहते हैं, आपको गलत तरीके के स्वप्न आने लगते हैं, और पुरुषों में, लड़कों में तो यह समस्या है कि स्वप्न दोष की स्थिति बननी शुरू हो जाती है। उसको बढ़ावा देने का काम यह हारी नुकसान देने वाली है। तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम आपका है कि आपको 7 बजे के बीच भोजन खा लेना है, और रात्रि का जो भोजन है, संध्या का भोजन है, वो सुपाच्य होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। अब सात्विक, पात्विक और सुपाच्य भोजन क्या है? आपने तोरी की सब्जी बनाई, लौकी की सब्जी और पीते की सब्जी बना ली, आपने शलगम की सब्जी बना ली, कोई सूप आपने बना लिया। इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाते हैं जो पचने में हल्की है, वो आप खाते हैं तो वो आसानी से पच जाएगी, जिससे कि आपके शरीर को आगे
अपनी जो आंतरिक प्रक्रिया है उसको चलाने का समय मिलेगा। दूसरा, हमेशा ध्यान रखें कि आपको रात्रि में भूखे भी नहीं रहना है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि अच्छा, अगर ऐसी बात है कि रात में यह सुधार प्रक्रिया हमारी बेहतर तरीके से चलेगी तो हम संध्या में कुछ खाएंगे ही नहीं, हम ऐसे ही सो जाएंगे। जो पित्त प्रधान व्यक्ति हैं, जिनकी पित्त प्रकृति है, वह पूर्ण उपवास ना करें, यानी कि वो पूरा दिन बिल्कुल बिना आहार के रहते हैं, तो ये पित्त और बढ़ाना शुरू हो जाएगा। उनके लिए उपवास के दूसरे तरीके हैं। अगर आप भूखे पेट सोने जा रहे हैं तो ये पित्त बढ़ाएगा, ये आपकी नींद को भी खराब करेगा, आपकी पाचन पर भी नकारात्मक प्रभाव इसके होंगे और ये आपके खून को जलाएगा। ये आपके लिए हानिकारक रहेगा, इसलिए आपको भूखे भी नहीं सोना है। आपको अच्छा होना चाहिए कि अगर मैं 6-7 के बीच इतना आहार लेता हूं तो मैं हल्का अनुभव करूंगा सोते समय और मुझे भूख भी नहीं लगेगी, ऐसी स्थिति होगी। तीसरा एक प्रश्न ये होता है कि क्या सोने से पहले दूध पिया जा सकता है बच्चों? इसके कुछ नियम हैं, इनको भी आप समझिए। सबसे पहली बात तो यह है कि सोने से बिल्कुल पहले दूध ना पिए, क्योंकि इससे आपको बार बार यूराइन का वेग भी बनेगा और ये ठीक भी नहीं है। आपको सोने से लगभग 1 घंटा पहले ही दूध पीना है। अगर आपको भूख है तो आपको गाय का दूध लेना है, और वो भी 1 गिलास की मात्रा में, इससे अधिक नहीं। कैसे इसको लेना है? इसका नियम है, अगर आपके शरीर में कॉफ बहुत अधिक बढ़ा हुआ है, आपके शरीर में बलगम बहुत अधिक बनता है, मोटापे वाली स्थिति है, इस तरीके की स्थिति है, तो आप दूध में हल्दी डाल करके लेते हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी है। अगर किसी के शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है तो वो दूध में मिश्री डाल करके लेता है, तो ये उसके लिए अच्छा है। अगर शरीर में वात बढ़ी हुई है, यानी कि घुटनों में दर्द है, कमर में कभी दर्द है, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग की समस्या रहती है, स्किन बहुत ड्राई रहती है, बाल वगैरह ही जड़ने की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में वो दूध में गाय का देसी घी डाल करके उसका प्रयोग करता है, तो ये उसके लिए उपयोगी है। जी, बहुत अधिक नहीं डालना है। घी को पिघला करके 1 चम्मच में जितना आता है उतना ही घी आप दूध में डालें, इतना पर्याप्त होगा। तो इस तरीके से अगर आप दूध लेते हैं तो ये आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको इच्छा नहीं है, भूख नहीं है, फिर कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। एक बात आप समझिए कि अगर आप सोने से पहले कुछ श्वसन की क्रियाएं, प्राणायाम कर लेते हैं तो ये बहुत उपयोगी रहेगी। प्राणायाम केवल 2 है, एक है धीमी गति से भस्त्रिका प्राणायाम और दूसरा है भ्रामरी प्राण। अब इससे होता क्या है, ये 2 प्राणायाम आपके परसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय कर देते हैं। जैसे ही आप धीमी गति से सांस पूरा अंदर भरते हैं, धीमी गति से सांस से कूड़ा बाहर छोड़ते हैं, तो इससे नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। भ्रामरी प्राणायाम आप शमुखी मुद्रा बनाते हैं और भ्रमण की ध्वनि करते हैं, तो यह उपयोगी है। इसके लिए आपको सीधा पद्मासन, सीधापन में बैठ जाना है। अपने होठों को बंद करते हुए सांस को पूरा अंदर खींच के यह प्राणायाम करना है। आपको इसको बार बार करना है, लगभग 10 बार, 15 बार आप इसको करें। और भस्त्रिका प्राणायाम में धीरे धीरे आपको यह श्वसन करना है। सोने से पहले वज्रासन में बैठ आप शांति का अनुभव करेंगे और आपका जो डाइजेशन है वो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इस तरीके के प्रभाव होते हैं तो ये सोने के लिए आपके लिए बिल्कुल अनुकूल है। जो भोजन पेट में अभी है वो आसानी से, तेजी से पचेगा और आप शांत अनुभव करेंगे, तो बेहतर आपकी नींद हो जाएगी। ये स्वाभाविक सी बात है। तो 2 प्राणायाम अगर आप सोने से पहले करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाले हैं। अब अंतिम नियम जो है, इसमें पेट आ जाता है, जिससे कि आपका आहार नीचे की तरफ रहेगा। और अगर आप दाईं करवट लिखते हैं तो पेट की स्थिति इस तरीके की उल्टी हो जाती है, जिससे कि जो आहार पेट में होता है वो आपकी आहार नाल इस उपग्रह के माध्यम से ऊपर की तरफ आन और आपको छाती में जलन हो सकती है। आपको कई तरीके की असुविधाएं हो सकती हैं और नींद बेहतर नहीं होगी। तो आपको हमेशा बाई करवट लेट करके सोना है, जिससे कि पेट की आकृति ठीक रहे, क्योंकि ये आपके शरीर में ऊर्जा बढ़ाती है। साथ ही साथ जो आपकी प्राणी ऊर्जा है वो आपके शरीर को रात भर में हील करती है, उसको भी सपोर्ट करेगा। राइट नॉस्ट्रिल उसको सपोर्ट करेगा। आपके शरीर में जो आपकी रिपेयरिंग का काम है वह ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाएगा। तो आप बाई करवट लेके हमेशा बच्चों, इसका आप ध्यान रखें। ये आपके पाचन के लिए और यह आपके शरीर की सुधार प्रक्रिया दोनों के लिए ही बहुत ही उपयोगी है। इन नियमों का अगर आप पालन करते हैं, इनका, और रात्रि के भोजन की तरफ ध्यान देते हैं, दूसरे नियमों की तरफ ध्यान देते हैं, बताए गए अभ्यास करते हैं, तो आपको कुछ ही समय में बड़े बदलाव अपने स्वास्थ्य पर देखने को मिलेंगे।
इतने अच्छे लाभ मिलेंगे कि आप अनेक समस्याओं से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे। आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे। कुछ समय ही इन नियमों को फॉलो करें और फिर आकर बताएं कि इन नियमों के बाद कैसा अनुभव आप कर रहे हैं। तो यही कुछ नियम है जो कि हमारे सिद्धांतों, हमारी संस्कृति और हमारे योग आयुर्वेद की धरोहर हैं, जिनको आपको निश्चित रूप से अपनाना चाहिए और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, यह कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ यह कहानी शेयर कर तो उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।